साड़ियाँ लत्ता तोड़ दे, कोई चक्कर नहीं, पर कैमरे की फुटेज के अंदर। अमेरिका में अगर कोई आपको धमकाए, ब्लैकमेल करे, टॉर्चर करे, मेंटली अब्यूज करे, फिजिकली अब्यूज करे, डरने का नहीं, यू वीजा लगाने का। इसको वही बोलते हैं हार कर जीतना, मार खा के जीत लेना। 3 साल अगर आप कंटिन्यूस यूएसए में रहे तो आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल। वीजा लेकर आना 10 गुना आसान है बॉर्डर क्रॉस करके आने से। एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए अगर आपको एक रेंटल कार चलानी है। वेलकम बैक, बड़ी सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे कमाल। ये क्वेश्चन मेरे को इतनी बार आता है कि सर यू वीजा पे वीडियो बनाओ, ये यू वीजा क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या इससे हमें ग्रीन कार्ड मिलता है या नहीं। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर अमेरिका आने की कोई ट्रिक दे दो कि शादी भी ना करनी पड़े और बिना मैरिज के हम अमेरिका आ जाएं और पेरेंट्स भी पीछे जो है वो वरीड ना हो। तो कोई ऐसा तरीका है जो कि आप डायरेक्ट अमेरिका आ जाओ और कोई भी परेशानी ना हो। एक भाई ने पूछा कि सर अगर मुझे टैक्सी ड्राइव करनी है, जैसे ऊबर या लिफ्ट ड्राइव करनी है, तो उसमें हमें अपनी कार लगानी पड़ती है या फिर हम किसी और की कार लेकर, जैसे रेंटल कार लेकर चला सकते हैं। यानी इन सब क्वेश्चंस की बात करेंगे आज। अमेरिका में रहना है तो महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी पूरी कर लो। अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी भी आगे कर दो, लेकिन कैमरा के अंदर इससे यू वीजा मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड तक पहुंच जाओगे आप। अमेरिका में अगर कोई आपको धमकाए, ब्लैकमेल करे, टॉर्चर करे, मेंटली अब्यूज करे, फिजिकली अब्यूज करे, डरने का नहीं, यू वीजा लगाने का। आज मैं बताता हूँ यू नॉन इमिग्रेंट वीजा के बारे में कि भाई ये वीजा है क्या। और 2000 में कांग्रेस ने ये एक्ट पास किया था, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग एंड वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2000। ये इसलिए पास किया गया ताकि जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड नॉन सिटीजन लोग हैं यहाँ पे जो अमेरिका में रहते हैं, कभी उनके साथ धक्का ना हो। कोई भी अगर क्राइम आपके साथ होता है तो उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि पहले क्या होता था, काफ़ी लोग डरते थे कि अगर इन्होंने रिपोर्ट किया तो हो सकता है इनको डिपोर्टेशन लग जाए। तो इस वजह से काफ़ी लोग क्राइम्स को रिपोर्ट नहीं करते थे। इट स्ट्रेंथन द लॉ फोर्स एजेंसीज टू prosecute, investigate all the cases regarding domestic violence, sexual assault, trafficking of non-citizen and other crimes. It also protects victims of crimes who have suffered substantial mental or physical abuse. अगर आपके साथ भी अमेरिका में कभी कोई क्राइम हो तो डरो मत। नो मैटर आप जिस मर्जी स्टेटस पे हो, लीगल हो, इलीगल हो, जैसे भी, लेकिन अमेरिका में क्राइम की कोई जगह नहीं है। आपको रिपोर्ट करना है, वो आपका फर्ज बनता है। एज पर द लॉ, एज पर दिस एक्ट आपको यू वीज़ा मिलेगा जो कि 4 साल के लिए होता है, जिसमें अभी मैं बताऊंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें होती हैं। और इस 4 साल के दौरान 3 साल के बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको भी कभी कोई फिजिकली असॉल्ट करे, मेंटली अब्यूज करे, उसको बोलो कोई चक्कर नहीं, कर भाई, पर कैमरे के अंदर। साड़ियाँ लत्ता तोड़ दे, कोई चक्कर नहीं, पर कैमरे की फुटेज के अंदर। क्योंकि अगर आपके पास क्राइम की एक्टिविटी की फुल इंफॉर्मेशन है तो आपको यू वीज़ा लेने से कोई रोक नहीं सकता। इसको वही बोलते हैं हार कर जीतना, मार खा के जीत लेना। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कुछ भी आपका कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो तो आप सीधे रिपोर्ट करें, डरने का नहीं। सो यू नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इज अ लीगल स्टेटस दैट अलाउ नॉन सिटीजन हु आर विक्टिम ऑफ सर्टेन क्राइम्स टू लिव एंड वर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अप टू 4 years। और इन 4 साल के दौरान आप 3 साल के बाद ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं जिनको यू वीज़ा मिला है, यू वीज़ा से ग्रीन कार्ड, फिर ग्रीन कार्ड से आज यूएसए सिटीजन वो लोग बन गए हैं। यू वीज़ा लगाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग यू वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके क्राइटेरिया में सबसे पहला नंबर, यू मस्ट बी अ विक्टिम ऑफ अ क्वालिफाइंग क्रिमिनल एक्टिविटी। अब ये क्वालिफाइंग क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है, तो जब आप यूएससीआईएस की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर एक प्रॉपर चार्ट है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ अभी। इसमें जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटी लिखी हुई हैं, अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी आपके साथ हुई, जैसे एब्डक्शन, किडनैपिंग, टॉर्चर, ब्लैकमेल, एब्यूजिव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसी जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं अगर आपके साथ होती हैं तो इसको रिपोर्ट करें, आपको यू वीज़ा मिल सकता है। चलते हैं दूसरे पॉइंट में, यू हैव सफर्ड सब्सटेंशियल फिजिकल और मेंटल अब्यूज़। आपकी इस क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से कुछ आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुई, कुछ आपको फिजिकल, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत आई, तो आप इस वीज़ा को लगा सकते हो। यू मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटी। मैंने बोला ना, मार खाओ लेकिन कैमरा की फुटेज के अंदर, ताकि कल को आप जब पुलिस के पास जाते हो तो आपके पास पुख्ता एकदम सबूत हो कि भाई ये देख लो, सामने ये बंदा है, ये मैं हूँ, इस टाइम पे, इस डेट पे ये चीज़ मेरे साथ हुई। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी की, जो कि आपके साथ हुआ और वो क्राइम इस
जितनी भी लिस्ट मैंने बताई क्वालिफाइंग क्राइम्स के अंदर आता। एंड यू आर हेल्पफुल टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट द क्राइम। तो आपको लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी पुलिस है, जितनी भी एजेंसीज हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना है। ऐसा नहीं है कि यू वीज़ा एक बार मिल गया तो उसके बाद जो भी कुछ उन्होंने पूछा आप उसका जवाब ही ना दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू वीज़ा मिलने के बाद भी अगर आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तो उसका आपको जवाब देना है। ऐसे नहीं बोलना है कि नहीं बस मेरे को मिल गया, मैं बात खत्म, आप जाओ, नहीं। तो ये आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट है कि द क्रिमिनल एक्टिविटी मस्ट हैव ऑकर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए की 50 स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी आपके साथ हुई तो ही आप यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है यू मस्ट बी एडमिसिबल टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब जब आप अमेरिका में एंटर किए तो क्या आपकी एंट्री लीगल थी या इलीगल थी? अगर तो लीगल थी तो आप ये वीज़ा आराम से लगा सकते हो, पिटीशन फाइल कर सकते हो। अगर इलीगल थी मतलब आपकी इंस्पेक्शन बॉर्डर पे इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा नहीं हुई, इंस्पेक्टेड एंड एडमिटेड बाय इमिग्रेशन ऑफिसर ये एक टर्म होती है। अगर आप प्रॉपर वीज़ा लेकर नहीं आए थे, आप बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, इलीगली आए थे, पकड़े नहीं गए और कल को कुछ ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी आपके ऐसे यहाँ पर होता है और फिर आप ग्रीन कार्ड के लिए जाते हो तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। जितने भी लीगल स्टेटस में यहाँ पर आते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा सकते हैं। लेकिन जितने भी बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली आते हैं उनको वेवर प्रोग्राम के थ्रू ग्रीन कार्ड मिल सकता है। डायरेक्ट नहीं, पर एक वेवर प्रोग्राम है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू मस्ट बी एडमिसिबल। यू वीज़ा लगाने के लिए मैं बोलूँगा इमिग्रेशन अटॉर्नी की ज़रूर हेल्प लें, क्योंकि वही आपको बताएंगे किस तरह से इस केस को आपने फॉलो अप करना है। खुद से कुछ भी मत अप्लाई करें, एकदम अटॉर्नी जो होते हैं ना उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास जाएँ और अपना केस प्रॉपर तरीके से बताएं। और इसकी इमिग्रेशन जो पिटीशन है यू नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लगाने की, वो है I-918 फॉर्म, वो आप लोग पिटीशन फाइल करते हो। और जितने लोग भी इलीगली आते हैं उनके लिए एक वेवर प्रोग्राम है, उसके दौरान आपको I-192 ये एक फॉर्म होता है वो फिल आउट करना होता है ताकि आप भी ग्रीन कार्ड ले सको। और अगला जो प्रोसेस है फॉलो अप वो आपको इमिग्रेशन लॉयर अच्छी तरह से बताता है। अब कैच पता क्या है, यू वीज़ा में भी टाइम लग रहा है। हर साल 10,000 वीज़ा ही ऑफ़र किए जा सकते हैं एक फिजिकल ईयर में। अब अगर लगाने वाले ज़्यादा हैं तो इसमें एक गैप पड़ जाता है और उसमें आप वेटिंग पीरियड में जा सकते हो, टाइम लगता है और लोगों को काफ़ी टाइम ये लग रहा है यू वीज़ा लेने में। लेकिन अच्छी बात ये है इवन तो आप वेटिंग पीरियड में चले जाते हो फिर भी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अपने अटॉर्नी से बिल्कुल बात करें, उनसे मिले, वो आपको एक एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप बताएं। और जब आपको यू वीज़ा ग्रांट हो जाता है इट इज़ वैलिड फॉर 4 ईयर्स और उसके बाद आप ग्रीन कार्ड कब अप्लाई कर सकते हो उसकी बात करते हैं। इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपको ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है। पहली रिक्वायरमेंट, यू शुड बी फिजिकली प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूस पीरियड। अगर आप 3 साल कंटिन्यूस यूएसए में रहते हो, इस यू वीज़ा के दौरान जब आपका यू वीज़ा वैलिड था 4 साल के लिए, उसमें से 3 साल अगर आप कंटिन्यूस यूएसए में रहे तो आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो, ग्रीन कार्ड लगा सकते हो। इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने कभी अनरीजनेबली रिफ्यूज़ नहीं किया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को असिस्टेंस देने में, मतलब ऐसा नहीं है कि यू वीज़ा मिला तो उसके बाद अगर आपसे पुलिस बात करना चाहती है केस के बारे में तो आप बोल रहे हो नहीं मेरे को नहीं बात करनी, मेरा हो गया काम, तो भी आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। आपको असिस्टेंस वैसी ही देनी है जैसा आपका केस पहले चल रहा था, प्रॉपर वैसे ही बात करनी है। अगर कुछ उनको कोऑपरेट करना है आपके साथ तो आपको प्रॉपर कोऑपरेशन करनी है। तो ये 2 रिक्वायरमेंट ध्यान में रखें। पहली, 3 साल कंटिन्यूस आप यूएसए में रहने चाहिए अपने यू वीज़ा के दौरान जो आपका है, और दूसरा आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को असिस्टेंस देनी है। ये था यू नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। इतने ज़्यादा कमेंट्स मेरे को आती थी, इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे को आई थी, तो मेरे को लगा प्रॉपर एक वीडियो इस पर बना देता हूँ ताकि आपके A to Z आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भाई ने पूछा कि सर कोई आसान ट्रिक बताओ जिसमें शादी भी ना करनी पड़े और अमेरिका में आ जाएं और पीछे पेरेंट्स भी वरिड ना हो। तो इन भाई के लिए मैं बोलना चाहूँगा, यार आपने रामायण तो पढ़ी होगी। अब रामायण में भगवान राम जी ने अपना राजपाट पूरा छोड़ के 14 साल का वनवास काटा, ज़िंदगी में इतने ज़्यादा कष्ट काटे, तो हम तो फिर इंसान हैं, हम कौन सी खेत की मूली है। आपको क्या लगता है कि हमें कष्ट नहीं काटना पड़ेगा? यही लाइफ का असली मतलब है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। कोई भी आसान तरीका नहीं है, कुछ भी करोगे मेहनत एफर्ट आपका लगेगा। चाहे आप शादी करके आओ, चाहे आप वीज़ा लेकर आओ, चाहे आप बॉर्डर क्रॉस करके आओ,
लोगों को लगता है बॉर्डर क्रॉस करना आसान है, मैं बोलता हूँ वीज़ा लेकर आना 10 गुना आसान है बॉर्डर क्रॉस करके आने से। तो आपको डिसाइड करना है। मैं कभी भी किसी को बॉर्डर क्रॉस करने को रिकमेंड नहीं करता। वीज़ा लो, लीगली आओ, आपके मज़े हैं। इधर आप राजा की तरह घूमोगे अगर आप लीगल आते हो। ट्रिक यही है, मेहनत करो, जो भी काम आप कर रहे हो उसको अच्छी तरह से करो और रिसर्च जारी रखो कि अमेरिका आने की क्या क्या तरीके हैं। अगर जानना है तो मेरे चैनल को फॉलो करो। मैं यही बताता हूँ कि अमेरिका में आने के कौन कौन से तरीके हैं और किस तरह की मेहनत एफर्ट आपको लगेगी। तो कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं, कुछ लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, कुछ लोग H1B वीज़ा पर आते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज़ हैं। वो आपको रिसर्च करोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इमिग्रेंट वीज़ा पर आते हो या फिर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर आते हो। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्रॉपर देख सकते हो कि इमिग्रेंट वीज़ा और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में फ़र्क क्या होता है। अगर कोई USA सिटीज़न यहाँ पे आपको कोई फैमिली मेम्बर है तो आपको बुला सकता है डायरेक्ट ग्रीन कार्ड पे। और अगर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे आना है, फॉर एग्जांपल टूरिस्ट वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, H1B वीज़ा पे, ये सारे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, तो उसके लिए भी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा पे आना है तो STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, ये अगर इससे रिलेटेड डिग्रीज आप करते हो तो आप यहाँ पर ईजिली पहुँच सकते हो, स्टूडेंट वीज़ा लग सकता है। मैं किसी को भी 100% गारंटी नहीं देता, क्यों? लाइफ की 100% गारंटी नहीं है यार, तो बाकी सब चीज़ों को तो भूल ही जाओ। एक चीज़ की गारंटी ज़रूर है, जिसका बिलीफ ऊपर वाले पे है उसकी आवाज़ सुनी जाती है। तो ऊपर वाले पे यकीन रखो और मेहनत को बरकरार रखो। एक भाई पूछ रहा था कि सर ऊबर ड्राइवर, उसको अपनी कार डालनी होती है या फिर रेंट पे कार लेकर हम लोग चला सकते हैं? तो भाई ये आपकी चॉइस है। आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर SSN नंबर होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए अगर आपको एक रेंटल कार चलानी है, क्योंकि रेंटल कार के लिए यही रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है, कुछ लोग सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेते हैं। यहाँ पर सिक्योर्ड का मतलब होता है कि आपने बैंक को पैसा दिया $500, उसने आपको एक वही आपका $500 का कार्ड पकड़ा दिया। वो कार्ड यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होता। प्रॉपर एक क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसकी लिमिट $2000, $1000, $1500, $3000 इस हिसाब से हो, ताकि आप कार को रेंट करके ऊबर में चला सको। तो बिल्कुल आप रेंट कर सकते हो अगर आपको अपनी कार नहीं चलानी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास अपनी कार है तो उसको चलाओ, वो ज़्यादा बेनिफिट देगी एज़ कम्पेयर टू रेंटल कार। क्योंकि रेंटल में पहले तो आपको कार का डिपॉजिट भी देना है, प्लस आप जब ऊबर में चलाओगे तो उसमें जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं रेंटल कार्स की, वो आपको सारी फॉलो अप करनी है। और अगर कुछ कंपनीज हैं यहाँ पे रेंटल कार जो कि लिमिट लगा देती हैं, इतने ही माइल्स आप चला सकते हो, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, तो वो ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जितने भी लोग ऊबर, लिफ्ट वगैरह करना चाहते हैं तो भाई अपनी कार खरीदो और चलाओ, सबसे इजी तरीका। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा चैनल को अप्रिशिएट कर रहे हो। मैं अपने यूट्यूब एनालिटिक्स पे जब जाकर देखता हूँ तो उसमें जब मैं देखता हूँ कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स, इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन, तो उसके लिए यार थैंक यू वेरी मच। इससे क्या ना मोटिवेशन आता है, और जितने भी आपके कमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट है, उस पर वीडियो बनाने का मन ज़्यादा करता है। तो जितने भी लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ उस पर जो नीचे कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर आप अपने कमेंट डाल सकते हो, क्योंकि यूट्यूब मेरे को सबसे पहले वही कमेंट दिखाता है और मैं उस पर वीडियोज़ बनाने की कोशिश बिल्कुल करता हूँ। मैं सब लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। हो सकता है कि मैं आंसर ना कर पाऊँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, लेकिन आपकी वीडियो पे मैं आपके जो कमेंट्स हैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। हाँ, एक भाई ने बोला कि सर काफ़ी आवाज़ आती है आपकी, तो यार ये पीछे ना मेरा नेचुरल स्टूडियो है। अब काफ़ी लोग ना यूट्यूब पे स्टूडियो बनाते हो, मेरा नेचुरल, आप देखो ये फेंस लगी हुई है, वहाँ पे गैस स्टेशन है, पीछे पौधा है, यहाँ पे पाम ट्रीज लगे हैं। नेचुरल इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं तो थोड़ी सी आवाज़ आती है तो थोड़ा नेचुरल फील सा आता है। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन चेक ऑफ इट।